हेलो स्टूडेंट्स। आज आपकी क्लास 11th के केमिस्ट्री का थर्ड यूनिट तत्वों का वर्गीकरण एवं उनके गुणों में आवर्तिता यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज हम बताएंगे। सबसे पहले आपको ये जानना है कि स्टार्टिंग से ही मतलब प्राचीन काल से ही तत्वों की खोज हो चुकी थी, लेकिन उस समय चूंकि तत्वों की संख्या बहुत कम थी। स्टार्टिंग में 8 तत्व थे जिनके गुणों का अध्ययन अलग अलग अध्ययन आसानी से किया जा सकता था। मतलब टोटल ऑफ प्रॉपर्टीज जितनी भी थी उनको सभी का अध्ययन अलग अलग तत्वों का अध्ययन बहुत आसानी से किया जा सकता था क्योंकि संख्या कम थी। लेकिन जैसे जैसे तत्वों की खोज होती गई इनकी संख्या बढ़ती चली गई। अब इनके विभिन्न गुणों के अध्ययन में काफी कठिनाई होने लगी। ठीक उसी तरह से जिस तरह से जैसे मान लीजिए कि क्लास 1 में एक सीमित बच्चे हैं, 2, 4, 5 बच्चे हैं, तो आप उनके नाम, पिता का नाम, उनका गांव कहाँ है, किस परिवेश में रहते हैं, यहाँ तक कि उनके जो क्वालिटी या धन संपदा है सबके बारे में भी हम उसको आसानी से जान सकते हैं। लेकिन जब आप देखते हैं कि क्लास 5वीं से 8वीं संख्या बढ़ती गई, इसके बाद हायर सेकेंडरी लेवल में और संख्या बढ़ गई, तो वहां तक केवल हम उनको सरनेम से ही जान सकते हैं। इसके बाद जब कॉलेज पहुंचते हैं तो इतनी संख्या ज्यादा बढ़ जाती है कि उनका केवल बाय फेस हम रख सकते हैं कि केवल ये हाँ इस कॉलेज का है, किस क्लास का है ये बड़े मुश्किल से मालूम पड़ता है। ठीक इसी तरह से जैसे जैसे एलिमेंट्स के डिस्कवर होते गए इनकी संख्या बढ़ती चली गई, तो इन एलिमेंट्स के जितने भी प्रॉपर्टीज थी, चाहे वो फिजिकल हो, केमिकल हो, भौतिक, रासायनिक गुण के बारे में या अन्य गुणों के बारे में भी अध्ययन करने में काफी कठिनाई होने लगी। तब वैज्ञानिकों ने इनके अध्ययन को सरल बनाने के लिए कुछ ट्रिक्स, कुछ उपाय खोजना चालू किए। यद्यपि सर्वप्रथम लेवेजर ने 1789 यानी 1789 में ही कुछ प्रयास किए थे उन्होंने, लेकिन उसमें रासायनिक अपघटन का बेस माना गया था, आधार माना गया था। और उस समय चूंकि 23 उस समय तक 23 तत्व ही खोजे गए थे। लेकिन यहां पर जो सबसे प्रमुख चीज होती है, जब सबसे पहले डाल्टन का परमाणु सिद्धांत 1808 में आया और उन्होंने जो ये प्रूव किया कि प्रत्येक जो एलिमेंट्स होता है उसके एटम, सभी एलिमेंट्स जितने भी हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स में डिफरेंट एटम होते हैं, उनके सभी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, उनके परमाणु यानी भार अलग होते हैं। इस तरह से जब परमाणु भार की बात आती है वहां से एक बेस मिलता है। मतलब तत्वों के वर्गीकरण का आधार डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के आने के पश्चात ही माना गया और इसको एक बेस माना गया और ये माना गया कि परमाणु भार तत्वों के अन्य गुणों से रिलेटेड है और इसी को आधार मानकर यहीं से तत्वों के व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित करने की एक प्रक्रिया उत्पन्न हुई जिसे पीरियोडिटी कहा गया, आवर्तिता कहा गया और एक विभिन्न तरह से आवर्त सारणियों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। सबसे पहले सन 1829 में, यहां पर आपको ध्यान रखना है, 1829 में डोवेराइन ने अपना ट्राइड रूल्स दिया था। डोवेराइन ने अपना ट्राइड रूल्स, त्रिक नियम जिसे बोलते हैं, त्रिक नियम दिया। ये फर्स्ट इनिंग है लेटेस्ट में। उन्होंने उस समय तक ज्ञात की गए, उस समय
49 एलिमेंट्स ज्ञात हो चुके थे, 49। इन एलिमेंट्स को उन्होंने रखना चालू किया। उसने अपना ट्राइड बनाया, त्रिक बनाया था। त्रिक में उन्होंने कैसे बनाया? परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर, जो भी उस समय तक बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे भी थे जिनके एटॉमिक मास खोजे भी नहीं गए थे, क्लियर नहीं किए गए थे, फिर भी जितने भी प्राप्त हुए थे उनको उन्होंने एक ट्राइड, एक त्रिक बना करके व्यवस्थित करना चालू किया और वही कहलाया डोबराइन का ट्राइड रूल, त्रिक नियम कहलाया। उन्होंने कैसे सेट किया था? जैसे 3 तत्वों को उन्होंने यहां पर खंड बनाया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये ट्राइड था। उन्होंने तत्वों को 3-3 के सेट में सेटिंग किया था। जैसे यहां पर लिथियम, एक ट्राइड हम बता रहे हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ऐसे एक ट्राइड में था। बहुत सारे थे ट्राइड, 3-4 ट्राइड बनाए थे। चौथी ट्राइड तो फेल हो गई थी, लेकिन 3 ट्राइड सही थे। इसके बाद चूंकि अन्य तत्वों को इस ट्राइड में नहीं रखा गया था और ये नियम बाद में फेल हो गया, तो यहां पर लिथियम का जो एटॉमिक मास था वो 7, Na23 और ये 39। उन्होंने ये बताया कि फर्स्ट और थर्ड, लास्ट जो एलिमेंट्स होगा उसका एटॉमिक मास का, टोटल एटॉमिक मास का 1/2 यानी हाफ बराबर मध्य वाले का हो जाएगा। जैसे उन्होंने बताया कि मान लीजिए लिथियम और पोटेशियम यानी 39 + 7 = 46 अपॉन 2 = 23, मतलब ये 23। उन्होंने बताया कि पहले और तीसरे के एटॉमिक मास का टोटल का 1/2 मध्य वाले तत्व का परमाणु भार होगा, और यदि इस तरह से रखा जाए तो इनके गुणों में एक क्रमिकता होगी, क्रमिक परिवर्तन होगा, और लगभग उनके गुणों में भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार के गुणों में समानता होगी। बट ये बहुत सारा ट्राइड नहीं है, केवल इन्होंने केवल 3 ट्राइड थी, 3 ट्राइड, केवल 3 ट्राइड सही थे। इसके बाद चौथे ट्राइड को भी उन्होंने सेट तो किया था, लेकिन वहां से ये नियम फेल हो गया, और इस तरह से आगे फिर यहां पर बीच में और कई वैज्ञानिकों ने अपने पीरियडिटी के देने का प्रयास किया, लेकिन जो इसके बाद जो महत्वपूर्ण है, जहां से पीरियडिटी का वास्तव में उद्गम होता है, ओरिजिन होती है, वो है न्यूलैंड का अष्टक नियम, जो यहां पर सेकंड में है न्यूलैंड ऑक्टेव रूल्स। यहां पर न्यूलैंड का अष्टक नियम जो है ये सन 1863 में दिया गया था। यहां पर ध्यान रखना है, कुछ किताबों में 1865 भी दिया हुआ है, लेकिन जो रियल है वो 1863 है, 1863 में ही दिया गया था, ये सही है। कुछ में 65 भी दिया हुआ है, इसको भी ध्यान रखना है, लेकिन यहां पर जो रियलिटी है 1863 में है। अब यहां पर इसकी जो पीरियडिटी यही से स्टार्ट होती है। यद्यपि मेंडलीफ को आधुनिक रूप से जो आवर्तकी का जन्मदाता कहा जाता है, लेकिन उन्होंने बेस इसी को लिया था, न्यूलैंड के अष्टक नियम को बेस बनाकर ही पीरियडिक टेबल की संरचना की थी उन्होंने। इसलिए बेस यहीं से, पीरियडिटी की जो ओरिजिन है, उत्पत्ति, इसीलिए न्यूलैंड को ही माना जाता है अभी भी। अब यहां पर देखो न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल क्या कहता है। न्यूलैंड का अष्टक नियम, तत्वों को यदि उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा जाए, ध्यान रखें, तत्वों को यदि उनके
बढ़ते हुए परमाणु भार यानी इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मास के क्रम में रखा जाए तो प्रत्येक आठवां, यहां पर ध्यान रखना है, इसमें एक पॉइंट है, प्रत्येक आठवां तत्व, ये एक पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है। प्रत्येक आठवां तत्व पहले तत्व के लगभग सभी गुणों में समानता रखता है। ये ठीक उसी तरह से होता है जिस तरह से संगीत के सरगम में प्रत्येक आठवां स्वर पहले स्वर से समानता रखता है। और उन्होंने दिखाया कि जैसे यहां पर ये संगीत के स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी, और फिर देखो आठवां सा, ये आ जाता है आठवां, 1 2 3 4 5 6 7, और ये आठवां स्वर पहले से समानता रख रहा, सा फिर से आ गया। कहीं से भी स्टार्ट करोगे तो आठवां जो आएगा वो उसी तरह से आ जाएगा। ठीक इसी तरह से इस आधार पर उन्होंने जब रखा कि जैसे मान लीजिए कि यहां पर लिथियम Li, यहां पर बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और इसके बाद सोडियम। यहां पर देखें लिथियम, बेरिलियम को रखा गया, बोरान को रखा गया, कार्बन को रखा गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सोडियम। तो ये जो सोडियम आठवां एलिमेंट्स आया, इसके कैरेक्टर लिथियम के कैरेक्टर से मिलते जुलते थे, लेकिन यह अष्टक नियम भी पूर्णतः सफल नहीं हो पाया, क्योंकि इस तरह के इन्होंने 2 या 3, 2 अथवा 3 रो ही मुश्किल से सही पाए गए। इसके बाद के तत्वों को इस आधार पर नहीं रखा गया। दूसरी चीज, जब जीरो ग्रुप एलिमेंट्स मतलब अक्रिय गैसों की खोज हुई तो ये आठवां नहीं बल्कि 9वां एलिमेंट्स हो जाता था, इसलिए भी ये नियम फेल हो गया। लेकिन तत्वों को वर्गीकरण करने के लिए पीरियडिटी तो एक निश्चित रूप से मालूम हो गई, यहां पर उत्पन्न हो गई, और ये तो हो गया कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा जाए तो कुछ अंतरालों में, यानी प्रत्येक आठवां तो यहां पर कहा गया, लेकिन किसी न किसी अंतराल में समान गुणों वाले तत्व एक सीध में आ जाते हैं और उनके गुणों के अध्ययन में काफी सहायता मिलती है। तो ये तो पीरियडिटी की जो ओरिजिन तो हो गई, लेकिन इसके बाद सन 1869 में ही, हालांकि 68 में लोथरमेयर ने दिया था, लेकिन प्रकाशन जब 1869 में मेंडलीफ और लोथरमेयर दोनों के नियमों का प्रकाशन एक साथ हुआ, इसलिए सन 1869 में ही दोनों का माना जाता है। अब यहां पर जो 1869 में लोथरमेयर ने दिया उसको हम बताते हैं। हाँ, 3rd नंबर में आता है लोथरमेयर का जो कर्व है, उन्होंने एक कर्व बनाया था वक्र, उसमें उन्होंने जो कर्व बनाया लोथरमेयर ने, उसमें जो भी कर्व दिया था वो परमाणु भार यानी एटॉमिक मास और वॉल्यूम काहे में जो बेस था इसका, एटॉमिक मास प्लस एटॉमिक वॉल्यूम, इन दोनों को उन्होंने बेस माना। और यहां पर उन्होंने जो कर्व दिया उसमें जो टॉप पे थे, यहां पर जो टॉप में थे
ये सभी क्षारीय धातु तत्व आए, उन्होंने रखा। इसके बाद यहां पर हैवी मेटल मध्य में आए थे, जो ढॉल में थे, और जो अप पोजीशन में थे यहां पर हैवी मेटलों को रखा गया, और कुछ दुर्लभ मृदा तत्व जो थे यहां पर बीच में जो ग्रुप बना हुआ है यहां पर आए। इस तरह से उन्होंने अपने कर्व में बहुत सारे एलिमेंट्स को सेट किया था, लेकिन यह भी बहुत ज्यादा सफल नहीं हुआ। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण आता है 4th नंबर में, वो है मेंडलीफ का आवर्त नियम। अब यहां पर जो चौथे नंबर में आती है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यहां से आपको इसको विशेष रूप से अध्ययन करना है, क्योंकि ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और जो मॉडल पीरियोडिक टेबल है, इन दोनों से ही क्वेश्चन आते हैं, परीक्षा में भी आते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा डिटेल से आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, ये भी जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, ये सन 1869 में दी गई थी। इसको पहले ध्यान में रखना है। मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल दिया था। यहां पर इसका भी जो बेस है, आधार है, वो एटॉमिक मास है। इसका बेस किस बेस पे बनाई गई? एटॉमिक मास पर बनाई गई। आप ध्यान रखें, मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिक लॉ, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है? मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं लिखिए, या मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष लिखिए, या इसका क्लासिफिकेशन कभी कभी पूछता है, इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको मेंडलीव पीरियोडिक लॉ ध्यान में रखना है। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ध्यान में रखना है, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। यही है मेंडलीव का आवर्त नियम। अब यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान में हम दिला दें, न्यूलैंड का अष्टक नियम उसी से लिया गया ये नियम है। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार, न्यूलैंड के अष्टक नियम में क्या हुआ था कि प्रत्येक 8वां, ध्यान रखें, प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व से लगभग समानता रखता है सभी गुणों में। उसमें फिक्स था प्रत्येक 8वां। यहां पर मेंडलीव में क्या है? एक निश्चित अंतराल, एक फिक्स गैपिंग है, एक निश्चित अंतराल, अंतराल, ये ध्यान में रखना है। दोनों में डिफरेंट। न्यूलैंड ने क्या कहा था? प्रत्येक 8वां तत्व पहले समानता रखता है, संगीत के सरगम की तरह। मेंडलीव ने क्या कहा कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात लगभग समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। अर्थात लगभग समान गुण वाले तत्व एक निश्चित रेंज में आ जाते हैं, एक निश्चित रो में आ जाते हैं। अब ये अंतराल क्या था? इस अंतराल को ध्यान में रखना है, क्योंकि अंतराल ही सब कुछ है। आगे भी चाहे वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप पढ़ेंगे या अन्य प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे या पीरियोडिक टेबल बनाना सीखेंगे, ये अंतराल ही आपको जानना है जो सबसे महत्वपूर्ण है। ये अंतराल क्या है आप ध्यान रखें। अंतराल है 2, 8, 8,
18, 18 और 32 का अंतराल, ये अंतराल है 2, 8, 8, 18, 18 और 32। ये अंतराल, इस अंतराल को आपको ध्यान में रखना है, इसको नोट भी कर लें आप, बहुत महत्वपूर्ण। आप देखिए ये कैसे मेंडलीफ ने जब स्टार्टिंग में एक चीज और आप जान लें, क्योंकि आपके किताबों में है नहीं, पुरानी किताबें हैं, अभी हम दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन आप कहीं खोज करके आप उसको प्रूव करके दे भी सकते हैं। जब मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाया था सन 1869 में, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी पीरियोडिक टेबल में 7 36 यानी हॉरिजॉन्टल खाने दिए थे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 हॉरिजॉन्टल जो खाने हैं, इन्हें उन्होंने पीरियड कहा था। ये थे पीरियड, 36 खाने पीरियड कहलाए। ये पीरियड, ये फर्स्ट पीरियड था, ये सेकंड पीरियड था, ये थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड और सेवंथ पीरियड। टोटल 7 पीरियड थे। मेंडलीफ की पीरियड टेबल में 7 पीरियड स्टार्टिंग से ही थे, लेकिन जब उन्होंने स्टार्टिंग में जो वर्टिकल कॉलम उन्होंने जो दिया, यानी ऊर्ध्वाधर खाने जो उन्होंने दिया, तो उस समय उसको उन्होंने ग्रुप कहा था, यह समूह कहा था। यह समूह स्टार्टिंग में 12 थे, आप देखेंगे पुरानी किताबों में मिल जाएगा। पहले 12 कॉलम उन्होंने दिया था, वर्टिकल कॉलम, जिसे उन्होंने ग्रुप या समूह कहा था। लेकिन उन्होंने ही फिर 71 में यानी 1871 में प्रथम संशोधन किया। इसके बाद उन्होंने 73 में फिर से आप अपने ही पीरियोडिक टेबल में फिर से संशोधन किया, और उस समय तक यहां पर 8 कॉलम बचे, यानी 8 समूह। और इसके बाद जब लास्ट में 0 ग्रुप एलिमेंट्स खोजे गए और इस आवर्त सारणी को फिर से विकसित रूप दिया गया, तो उसमें लास्ट में एक कॉलम और जोड़ दिया गया था, 0 ग्रुप। इस तरह से इस पूरी पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री है। अब यहां पर ध्यान रखें कि इसमें जो मेंडलीफ ने अपने संशोधन के बाद, माना तो अभी 1869 ही जाता है, लेकिन वो संशोधन 73 में हुआ था, फिर भी अपन लोग 1869 ही मानते हैं। इसमें आप ऐसा मान लें कि 8 कॉलम मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम है, जिन्हें पीरियड कहा जाता है, और 8 यानी 8 वर्टिकल कॉलम है। अब आप उसको 8+1 कह सकते हैं, यानी 9 कॉलम कुल हो जाएंगे, तो इन्हें हम ग्रुप कहते हैं। तो इस तरह से यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से यहां पर ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स हो गया, सेवंथ हो गया, और ये 8वां हो गया, और इसके बाद एक लास्ट में जुड़ गया, एक लास्ट जोड़ गया बाद में ये, तो ये 0 ग्रुप 9वां ग्रुप हो गया। इस तरह से यहां पर मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में 8+1 = 9 ये ग्रुप थे। ये जो भी वर्टिकल है ये टोटल ऑफ ग्रुप कहलाते हैं, ग्रुप या समूह है। और जो
हॉरिजॉन्टल कॉलम है यानी क्षैतिज है, इन्हें पीरियड कहा गया। अब यहां पर आप ध्यान रखें, मेंडलीव के पीरियडिक टेबल में यदि आप 0 ग्रुप और 8वें ग्रुप, ये 8वां और 0, ये दोनों ग्रुप को, ये 0 शून्य समूह, इन दोनों को यदि हम अभी अलग कर दें तो शेष सभी को ए और बी में कन्वर्ट किया गया, सभी को ए और बी में कन्वर्ट किया गया है। ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। अब यहां पर जो 8वां ग्रुप है इसमें ट्रायड बनाया गया है, यानी 3 खंड किए गए हैं। 8वें ग्रुप को 3, जबकि इसमें उन्होंने कोई नाम नहीं दिया। 0 ग्रुप केवल 1 खंड का है सिर्फ, जो बाद में जोड़ा गया। इसीलिए मेंडलीव की पीरियडिक टेबल में यदि ग्रुपों की संख्या पूछता है तो आप 8+1 लिखते हैं। 8+1 पीरियड कितने हैं? 7 पीरियड। अब यहां पर इस आधार पर फर्स्ट पीरियड में मेंडलीव ने फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स रखा, सेकंड और थर्ड दोनों में, सेकंड में 8, इसमें 8, फोर्थ और फिफ्थ में 18। यहां पर जो 6 पीरियड है इसमें 32, और जो 7th ग्रुप था, 7th पीरियड था, 7th पीरियड में उस समय तक ज्ञात 17 तत्वों को रख दिया गया था। इसके बाद मेंडलीव ने अपनी पीरियडिक टेबल में बहुत सारे खाली स्थान भी छोड़ दिए गए थे, और उन्होंने कहा था कि, और उन्होंने घोषणा भी कर दी थी उसके एटॉमिक मास की, कि यदि तत्व खोजा जाता है तो यहां रखा जाएगा और उसका एटॉमिक मास इतना होगा। पहले से भविष्यवाणी कर दी थी, जिससे तत्वों की खोज में काफी सहायता मिली। इस तरह से ये मेंडलीव की पीरियडिक टेबल में जो पीरियडिटी है, आवर्तिता है, निश्चित अंतराल है, उसको आपको ध्यान में रखना है। अंतराल क्या है? 2, 8, 8, 18, 18 और 32 का अंतराल। इस अंतराल के आधार पर यहां पर तत्वों को रखा गया था। इस तरह से ये मेंडलीव की पीरियडिक टेबल की रचना हुई। यहां पर मेंडलीव की पीरियडिक टेबल में आप ये समझ लें कि ये एटॉमिक मास पर बेस्ड है, आधारित है। इसके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखा गया है। अब यहां पर इस पीरियडिक टेबल में जो लाभ है, इसमें कुछ विशेषताएं, क्या विशेषताएं हैं और इसमें आवर्त में कौन कौन से दोष हैं, वो हम आपको अभी बता रहे हैं। अब देखो, यहां पर इस आवर्त सारणी के जो एडवांटेज है, उपयोगिता है, वो सबसे महत्वपूर्ण में जो 5 पॉइंट है। सबसे पहला है कन्वीनियंस इन स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, यानी तत्वों के गुणों आदि के अध्ययन में काफी सुविधा हो गई, क्योंकि पीरियडिटी के आधार पर तत्वों को एक निश्चित पोजीशन मिल गई, निश्चित स्थान मिल गया, जिससे एक ही रो में जो एक कॉलम था, एक कॉलम के सभी तत्वों के लगभग गुण इक्वल हुए, और इस तरह से इनके अध्ययन में काफी सहायता मिली इस पीरियडिक टेबल के द्वारा। दूसरी चीज, इन डिस्कवर ऑफ न्यू एलिमेंट्स, नए तत्वों की खोज के लिए ये पीरियडिक टेबल बहुत वरदान साबित हुई, क्योंकि मेंडलीव ने जो खाली स्थान छोड़ दिए थे और भविष्यवाणी की थी, उसके आधार पर जो वैज्ञानिकों ने नए एलिमेंट्स की खोज की। तीसरा, इन डिटरमाइनिंग एटॉमिक वेट, परमाणु भार का डिटर्मिनेशन किया गया। चौथा है जो करेक्शन, कुछ परमाणु भार गलत थे, उनका सही आकलन किया गया, क्योंकि वहां पर बताया गया था इक्विवेलेंट इनटू वैलेंसी इक्वल एटॉमिक वेट के आधार पर वो किया गया। अगला जो है हेल्पफुल इन रिसर्चेस, और अनुसंधान में काफी सहयोग मिला। इस तरह से ये मेंडलीव की पीरियडिक टेबल के एडवांटेज थे।
चूंकि अब इसमें पीरियोडिक टेबल में जो मुख्य दोष है वो काफी बृहद है, उसको काफी ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसलिए हम उसको अगली वीडियो में देंगे। आज के लिए इतना ही।